Dear students, good morning to all of you. आज हम सरफेस टेंशन के कारण जो एक्सेस प्रेशर क्रिएट होता है उसके बारे में समझेंगे। ये कहाँ होता है, कितना होता है, ये सब बातें यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। जब एक सरफेस में कर्वनेस आती है, लिक्विड के फ्री सरफेस में जब एक कर्वनेस आती है तो वहाँ सरफेस टेंशन के कारण एक एक्सेस प्रेशर क्रिएट होता है। इसके पीछे का कारण भी कोहेसिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्स के कारण ही ये एक्सेस प्रेशर क्रिएट होता है, लेकिन कहाँ? कर्व्ड सरफेस के भीतर। जैसे कि कोई एक सरफेस, लिक्विड का एक सरफेस मान लीजिए इस तरह से कर्व बना, कर्व सरफेस आया, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, लिक्विड का कोई एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पर है, उसके ऊपर इधर वाले मॉलिक्यूल एक कोहेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कोहेसिव फोर्स F के बराबर आया, तो इसी मॉलिक्यूल के ऊपर अपोजिट साइड के मॉलिक्यूल्स भी एक कोहेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे ऑफ द सेम अमाउंट। इतना ही होगा, ठीक है। और किस तरफ होगा? तो अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सरफेस। ये सरफेस के टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा। अब इसके हम दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ये एंगल थीटा है तो इधर मिलेगा F cos थीटा, इधर होगा F sin थीटा। Similarly, here we have also the two components of this force F, the horizontal F cos theta and vertical F sin theta. Horizontal components cancel each other, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बट वर्टिकल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये जुड़ जाएंगे, ऐड होंगे। और इस तरह से इस मॉलिक्यूल के ऊपर इस कर्व्ड सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ एक नेट फोर्स अप्लाई होगा। और ये सिचुएशन इस सरफेस पर प्रेजेंट सभी मॉलिक्यूल के लिए होगा कि सभी मॉलिक्यूल को सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ एक नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यूनिट एरिया में जितने मॉलिक्यूल्स हैं, यूनिट एरिया में जितने मॉलिक्यूल्स हैं, उन पर लगने वाला नेट फोर्स प्रेशर के बराबर होगा। उसी को हम प्रेशर कहते हैं। तो व्हेनेवर देयर इज ए कर्वनेस, देयर इज एन एक्सिस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये एक्सिस प्रेशर होगा। जो प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है या जो भी लगा रहा है, उसके अलावा एक प्रेशर यहाँ पर और क्रिएट हो रहा है, वो सरफेस टेंशन के कारण है, वो कोहेसिव फोर्सेस के कारण है। हम ऐसे ही एक्सेस प्रेशर के बारे में यहाँ पर समझने वाले हैं दो केसेस में। फर्स्ट, इनसाइड ए ड्रॉप। एक लिक्विड का ड्रॉप है, उसका भी जो फ्री सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस होता है, तो उसके भीतर कितना एक्सेस प्रेशर होगा ये हम समझते हैं। उसके लिए एक फार्मूला डिराइव करते हैं। तो चलिए एक लिक्विड ड्रॉप लीजिए। ये लिक्विड का एक ड्रॉप है जिसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R है, और इस लिक्विड का सरफेस टेंशन, जो भी लिक्विड हमने लिया है उसका सरफेस टेंशन सपोज S है। तो क्या होगा कि इसके भीतर एक एक्सिस प्रेशर लगा। इस सरफेस में कर्वनेस है, तो इस कर्वनेस के कारण एक एक्सिस प्रेशर आया, और वो प्रेशर मान लेते हैं P के बराबर है। और जैसे भी मैंने कहा कि प्रेशर हमेशा सेंटर की तरफ होगा। दिस प्रेशर ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सरफेस, कर्वनेस ऑफ द सरफेस, तो उस तरफ लगेगा। तो इस पूरे सरफेस पे फोर्स कितना होगा?
तो भाई प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, उतना फोर्स लग गया। अब यदि मैं इसके ड्रॉप की रेडियस थोड़ा बढ़ाना चाहूँ तो मुझे इतना ही फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर जो फोर्स अप्लाई हुआ वो F हुआ, तो मैं इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता हूँ F, और इसके कारण इस ड्रॉप का रेडियस बढ़ाता हूँ। मतलब ये कि ड्रॉप को मैंने थोड़ा बड़ा बनाया, बड़ा किया। कितने से बड़ा किया? तो सपोज डेल्टा आर उसकी रेडियस मैंने बढ़ाया बाय अप्लाइंग द फोर्स F। ओके, तो चलिए कितना मैंने वर्क किया, फोर्स लगाया, फोर्स डिस्प्लेस हुआ तो वर्क मैंने किया, और मैंने ड्रॉप के ऊपर जो वर्क किया वो उसी के एनर्जी में ऐड होगा, यानी उसकी एनर्जी में चेंज आएगा। तो मुझे यही एनर्जी में चेंज कैलकुलेट करना है। ओके, तो लेट रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज इक्वल टू आर, सरफेस टेंशन of the liquid मान लेते हैं S, एंड एक्सिस प्रेशर यह मान लिया P। तो फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस due to surface tension towards center F will be equal to the P into 4 pi r square। इतने का फोर्स लग गया उसके ऊपर, द प्रेशर इनटू एरिया। ओके, इतना फोर्स लगा। अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं। अब इसके पास फ्री सरफेस है, तो इस फ्री सरफेस का एनर्जी कितना होगा वो भी कैलकुलेट कर लें। तो सरफेस एनर्जी इधर W1 इज इक्वल टू द एरिया इनटू सरफेस टेंशन। ये फॉर्मूला तुम लोगों ने ड्राइव किया हुआ पिछले वीडियो में। तो इतना उसके पास एनर्जी है, इतना फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप बाय डेल्टा आर we must apply the same force F in opposite direction। हमने उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया जितना कि ये फोर्स हमने इक्वेशन 1 में दिया है, और उसके कारण हमने रेडियस बढ़ाया डेल्टा आर। तो हमने कितना वर्क किया जरा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड देयरफॉर वर्क डन ऑन द ड्रॉप W is equal to the force into the displacement। फोर्स लगाया F, डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा आर। F कितना है तो इक्वेशन 1 कहता है इतना है, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर।
इतना हमने वर्क किया ड्रॉप के ऊपर। अब ये वर्क उसके एनर्जी में ऐड हो जाएगा तो एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी, तो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? द फाइनल सरफेस एनर्जी W2 इज इक्वल टू 4 पाई, अब रेडियस हो गया r प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर इंटू एस, द सरफेस टेंशन। तो 4 पाई, अब इस r को मैं बाहर ले लेता हूँ तो पावर भी बाहर आएगा r स्क्वायर, और भीतर बच गया 1 प्लस डेल्टा आर बाई आर का स्क्वायर इंटू एस। अब जो डेल्टा आर है, डेल्टा आर ये तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी कंपेयर टू आर। इसकी जो रेडियस थी उसकी कंपेरिजन डेल्टा आर बहुत बहुत छोटा है, और तब मैं यहाँ पर बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, यानी कि पावर सीधे दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या मिला? 4 पाई आर स्क्वायर 1 प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू एस। ये हो गया आपका फाइनल सरफेस एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि सिस्टम की एनर्जी में जो चेंज आया है इट मस्ट बी इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम the work done will be equal to the change in energy, means W2 minus W1. ओके, तो W हमको मिला है P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू W2 इतना 4 पाई आर स्क्वायर 1 प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू एस माइनस W1 इतना है 4 पाई आर स्क्वायर एस। ओके, तो देख रहे हो कि 4 पाई आर स्क्वायर एस तो कॉमन है, तो क्या मिल गया? P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर एस। ये मैंने कॉमन ले लिया तो बच रहा है 1 प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर माइनस 1, तो ये तो हो गया कैंसिल। 4 पाई आर स्क्वायर ये भी सब हो गया कैंसिल। तो हमको बचा P इंटू डेल्टा आर ऑन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू एस इंटू 2 डेल्टा आर अपॉन आर ऑन राइट साइड। तो डेल्टा आर भी यहाँ से हो गया कैंसिल, ये भी कर देते हैं। एंड देन प्रेशर P, एक्सिस प्रेशर P इनसाइड ए ड्रॉप इज इक्वल टू 2s बाई आर। इतना सरफेस टेंशन के कारण एक्सिस प्रेशर ड्रॉप के भीतर क्रिएट होगा 2s बाई आर, एंड देयरफॉर दिस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी ड्रॉप जितना छोटा होगा प्रेशर उतना ज़्यादा मिलेगा, और ड्रॉप की रेडियस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी प्रेशर वैसे वैसे कम होता जाएगा। तो ये हुआ एक्सिस प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप। ओके, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक बबल के भीतर कितना एक्सिस प्रेशर होगा, क्योंकि बबल में भी एक कट सरफेस होता है। तो चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर वो भी बिल्कुल आसान है, उसको भी हम कर सकते हैं। तो अगला हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सिस प्रेशर इनसाइड ए बबल। तो एक्सिस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन
inside a bubble। तो चलिए अब एक बबल मान लीजिए हमारे पास है, इसका रेडियस r है। बबल अंदर से खोखला होता है, हॉलो होता है, और इसलिए इसके पास दो सरफेस हो गए, एक अंदर एक बाहर। ये फिल्म है, फिल्म के दो सरफेस होते हैं। अब इस एक्सिस प्रेशर के कारण यहाँ पर फोर्स अप्लाई हुआ, मान लीजिए F। और यदि मैं इस बबल का साइज बड़ा करना चाहूँ तो मुझे इतना ही फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा F। और इसके कारण मैंने बबल की साइज बढ़ा दी। इस फोर्स को अप्लाई करके मैंने बबल की साइज बढ़ा दिया। कितने से बढ़ाया? डेल्टा R। तो कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे भी हमने ड्रॉप के लिए किया था। चलिए, लेट रेडियस ऑफ द ड्रॉप is equal to R and surface tension of the liquid equal to S। Okay। Suppose axis pressure inside the bubble is equal to P, and therefore force applied on the surface F is equal to the pressure into area। प्रेशर इनटू एरिया, इतना फोर्स अप्लाई हुआ। ठीक है। अच्छा, अब इसके पास सरफेस एनर्जी कितनी हो पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सरफेस एनर्जी W1 बराबर होगा द एरिया 4πr²। ये एक साइड का एरिया हुआ, बाहर का या अंदर का, जो भी एक साइड का। तो ऐसे ही एरिया दूसरे साइड में भी होगा, इंटू 2 इंटू द सरफेस टेंशन। इतनी एनर्जी इसके पास है। ठीक है। लेट रेडियस ऑफ द बबल is increased by delta R by applying the force F। हमने फोर्स F अप्लाई करके उसको डेल्टा R बढ़ा दिया। देन वर्क डन by the force W is equal to the force into displacement F into delta R। और F हमने इतना कहा है, तो P इंटू 4πr² इंटू डेल्टा R। एंड सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर 3। इतना वर्क हुआ। अब हमारी रेडियस बढ़ गई है, सरफेस बढ़ गया है, तो एनर्जी भी कुछ ज़्यादा हो गई है। तो कितनी एनर्जी हो गई ज़रा ये कैलकुलेट कर लें। द फाइनल सरफेस एनर्जी W2 इज इक्वल टू 4πr प्लस डेल्टा R का स्क्वायर इंटू 2, ये टोटल एरिया हो गया अंदर का बाहर का दोनों मिलाकर, इंटू एस। इतना हुआ। मैं फिर से यहाँ से R बाहर कर देता हूँ, तो 4πr² 1 प्लस डेल्टा R बाई R इंटू 2 इंटू एस।
का स्क्वायर। और फिर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया तो पावर सीधा दूसरे में मल्टीप्लाई हो गया। तो 4 पाई आर स्क्वायर 1 + 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 2 इंटू एस। ये आपका बबल का फाइनल एनर्जी हुआ, सरफेस एनर्जी। तो अगेन अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम फिर अप्लाई करो कि जितना हमने वर्क किया है उतना उसके एनर्जी में चेंज आना चाहिए, उतनी ही उसके एनर्जी में चेंज आना चाहिए। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम W शुड बी इक्वल टू W2 माइनस W1। तो W कितना है भाई? तो W है P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। W2 इतना है 4 पाई आर स्क्वायर 1 + 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 2s माइनस W1 इतना है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2s। तो मैं फिर से राइट साइड में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2s को कॉमन ले लेता हूँ। तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2s ये कॉमन आ गया। तो यहाँ से बचा 1 + 2 डेल्टा आर बाई आर, यहाँ से बचा -1। तो 1 और 1 कैंसिल हो गया। इस तरफ क्या था? तो P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में बच रहा है P इंटू डेल्टा आर। और राइट साइड में मिल रहा है 2s इंटू 2 डेल्टा आर अपॉन आर। तो डेल्टा आर फिर से कैंसिल, एंड दैट्स व्हाई द एक्सिस प्रेशर इनसाइड ए बबल इज 4s बाई आर। 4s बाई आर, and that's why the axis pressure in this case also it is inversely proportional to radius। यानी बबल जितना छोटा होगा एक्सिस प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे बबल की साइज बढ़ेगी प्रेशर भी वैसे वैसे कम होता जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये था एक्सिस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। देखो मैंने दो बबल एक पाइप से जोड़ दिए। दो बबल एक पाइप से जोड़ दिए, एक का रेडियस R1 छोटा है, एक का रेडियस R2 बड़ा है, एंड बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर बाय ए पाइप। तो एयर कहाँ से कहाँ जाएगा? एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है। तो इन दोनों बबल के भीतर तो प्रेशर में डिफरेंस है, एक में ज़्यादा होगा एक में कम होगा। तो ज़्यादा से कम की तरफ, हाई से लो की तरफ एयर फ्लो होगा। तो जहाँ से एयर फ्लो होगा उसकी साइज कम होगी, जिसमें एयर फ्लो होगा, जिसमें एयर आएगा समाएगा, उसकी साइज बढ़ेगी। तो हमने भी देखा कि एक्सिस प्रेशर तो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है, और इसलिए एयर छोटे वाले बबल से बड़े वाले बबल की तरफ फ्लो होना स्टार्ट होगा। और जब यहाँ से एयर निकलेगा तो इसकी साइज और कम होगी, और जब यहाँ एयर आएगा तो इसकी साइज बढ़ेगी। तो छोटा वाला और छोटा होता चला जाएगा, बड़ा वाला और बड़ा होता चला जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ये पूरा यहाँ का पूरा एयर वहाँ ना चला जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इस पूरे रिजल्ट को। तो ये एक्सिस प्रेशर
एक बबल के भीतर, एक ड्रॉप के भीतर या किसी भी कर्व्ड सरफेस के ऊपर ये एक्सेस प्रेशर अप्लाई होता है। इसी का यूज हम आगे चलकर और कुछ केसेस में करेंगे, जिसको हम कहते हैं कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल, यानी कि कैपिलरिटी में इसी का हम यूज करने वाले हैं। तो बच्चों, आज तुमने जो भी पढ़ा मैं समझता हूँ कि पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बहुत आसान है, कुछ नहीं, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया हुआ है। तो बच्चों, यदि इस चैनल की टीचिंग, इस चैनल के कंटेंट आपको यदि पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आफ्टर सब्सक्रिप्शन बेल आइकन को पुश भी कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल सके और आप उसका एडवांटेज उठा सकें। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।